राम के ट्रैक के एंड में हम एक अग्रेशन फील करते हैं, वहीं पर भीम के ट्रैक के एंड में हम एक इनोसेंस या इमोशन फील करते हैं। क्या कोई दूसरा डायरेक्टर ये सोच सकता है कि फिल्म शुरू होने के 38 मिनट्स के बाद फिल्म का टाइटल स्क्रीन पर आएगा? इस फिल्म का जो मेन विलन है स्कॉट, उसे किसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही अग्रेसिव ट्रैक से, जो सिर्फ वोकल का यूज करता है, जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही घना जंगल, जिसमें एक छोटी बच्ची बहुत ही मीठी आवाज में गाना गा रही है। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पंछी की आवाज भी हमें आ रही है। प्यारी कोयलिया कूकर के उसने है जादू सा डाला। शुरुआत के टोटली ऑपोजिट वो लड़की और पंछी, ये आवाजें बहुत सूदिंग लगती है, लेकिन इस आवाज को या फिर साइलेंस को ब्रेक करता है कुत्तों की और घोड़ों के टापों की आवाज। जिस पर एक अंग्रेज ऑफिसर आता है, जो फिल्म का मेन विलन है स्कॉट। आगे जब मल्ली को ले जाने की बात सामने आती है, तब ये साइलेंस ब्रेक होता है और हमें वही अग्रेशन फील होता है जो पहले वाले ट्रैक में फील हुआ था। आगे जब मल्ली की माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तब एक अंग्रेज ऑफिसर मल्ली की माँ को गोली मारने के लिए सामने आता है और उस वक्त म्यूजिक सडनली रुक जाता है, क्योंकि तब फिल्म का मेन विलन स्कॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलने वाला होता है। Do you comprehend the value of the bullet in your barrel? आगे हम देखते हैं राम का ट्रैक, जो फिल्म की मेन थीम के बाद दूसरा बड़ा ट्रैक है, जिसके बहुत सारे लेयर्स हैं। इस सीन की शुरुआत में हमें कोई भी म्यूजिक सुनाई नहीं देता, क्योंकि इस सीन की सबसे डरावनी चीज़ ये क्राउड नहीं, ये भाई साहब हैं। यहाँ पर राम एक बहुत ही रूथलेस कैरेक्टर लगता है, जो अपने सीनियर के एक ऑर्डर पे हजारों के क्राउड में घुसकर एक आदमी को पकड़ के लाता है। यहाँ पर राम के ट्रैक के दो लेयर्स हैं। ये वो ट्रैक है जिससे राम का कैरेक्टर हमें नेगेटिव लगता है। इस 7 मिनट के सीक्वेंस में जिस तरह से सिचुएशन बदलती जाती है, वो सारी चीज़ें म्यूज़िक बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता है। जैसे क्राउड की आवाज़, किक्स एंड पंचेस की आवाज़, जब राम आखिर में हारने लगता है, वो वाला ट्रैक। और आखिर में जब उस आदमी को अपने सीनियर के पैरों में डालकर राम फिर से उसी ताकत के साथ क्राउड के सामने खड़ा होता है, उस वक्त फिर से हम वही ट्रैक सुनते हैं, जब निज़ाम की तरफ से आया हुआ आदमी अंग्रेज ऑफिसर को भीम के बारे में बता रहा होता है। उस सीन के एंड से ही भीम का ट्रैक शुरू हो जाता है। भीम का ट्रैक कुछ ऐसे वोकल्स के साथ शुरू होता है जो आदिवासी भाषा लगती है, लेकिन उसमें उतना ही अग्रेशन फील होता है जितना हमें राम के ट्रैक में फील हुआ था। जैसे ही भीम का चेहरा स्क्रीन पर आता है, ये ट्रैक फुल पावर में शुरू हो जाता है। और उसके बाद आता है साइलेंस, जिसमें हम भेड़िए के गुर्राने की आवाज सुनते हैं। हर ट्रैक का ट्रांजिशन एक बहुत ही बेहतरीन साइलेंस के साथ होता है। भेड़िए का ट्रैक कुछ इस तरह से शुरू होता है। इसके बाद जब शेर की एंट्री होती है, तब भी कुछ सेकंड्स का साइलेंस होता है। उसके बाद ट्रैक फिर से बदल जाता है।
जो फीलिंग चेज वाली ही देता है, लेकिन ये भी बताता है कि चेज और भी मुश्किल हो गया है। फिर से सुनिए, ये है भेड़िए वाला ट्रैक और ये है शेर वाला ट्रैक। जब शेर जाल में फंस जाता है और भीम रस्सियां अपने हाथों से पकड़कर शेर को रोकने की कोशिश करता है, तब भी और एक अलग ट्रैक हम सुनते हैं। उसके बाद जब शेर बेहोश हो जाता है, तब भी एक नया ट्रैक शुरू होता है और वो ट्रैक भीम का काइंडनेस दिखाता है। राम के ट्रैक के एंड में हम एक अग्रेशन फील करते हैं, वहीं पर भीम के ट्रैक के एंड में हम एक इनोसेंस या इमोशन फील करते हैं। राम के कैरेक्टर की खासियत अगर इंटेलिजेंस है, तो भीम के कैरेक्टर की खासियत इनोसेंस है। इसके बारे में डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। राम जब भीम को पकड़ने का काम एक्सेप्ट करता है, तब फिर से हम राम का वो वाला ट्रैक सुनते हैं। उसके बाद 34 मिनट्स तक हम राम का ये ट्रैक नहीं सुनते। हम राम की जो इमेज है एक रूथलेस पुलिस ऑफिसर की, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इसी टाइम में भीम और राम की दोस्ती भी होती है और इस फिल्म की जो मेन थीम है दोस्ती, इसका ट्रैक भी एस्टेब्लिश होता है। ब्रिज वाले सीन की शुरुआत में हम दोस्ती ट्रैक की ट्यून सुनते हैं। उसके बाद जो रेस्क्यू वाला ट्रैक है वो भी बहुत बेहतरीन है। रेस्क्यू वाले सीन के एंड में हम पहली बार फिल्म का टाइटल देखते हैं। क्या कोई दूसरा डायरेक्टर ये सोच सकता है कि फिल्म शुरू होने के 38 मिनट्स के बाद फिल्म का टाइटल स्क्रीन पर आएगा। इसके बाद राम भीम को जेनी के साथ बात करने के लिए मदद करता है। क्यों अख्तर, खूबसूरत है क्या? खूबसूरत तो है भाई। अरे तो बात करना। जेनी के गाड़ी पर एक कलर देखकर राम लच्छा का पता लगा लेता है और तब डायरेक्टर हमें फिर से याद दिलाते हैं कि ये बहुत प्यारा दिखने वाला राम बहुत ही खतरनाक है। जब भीम राम को बचा लेता है, भाई तो ठीक होगा ना? और उसे ये भी बताता है कि वो अख्तर नहीं भीम है। मैं अख्तर नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, भीम गोंडों का बेटा। और वो मल्ली को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। तब फिर एक बार हम राम का ट्रैक सुनते हैं। दूसरी तरफ भीम उसके प्लान के हिसाब से मल्ली को छुड़ाने के लिए पार्टी में पहुंच जाता है। यहां पर भीम का ट्रैक आता है 1 घंटा 4 मिनट्स के बाद। इस पार्टी वाले सीन में राम को हम 58 मिनट्स के बाद यूनिफॉर्म में देखते हैं। राम और भीम जब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तब एक इमोशनल ट्रैक आता है। किसी तरह का हाई टेम्पो एक्शन ट्रैक नहीं आता। सिर्फ जब दोनों के फायर और वाटर वाले एलिमेंट को फिर से स्क्रीन पर दिखाते हैं, तब थोड़ी देर के लिए ये ट्रैक आता है और जल्द ही खत्म भी हो जाता है। जब भीम को कोड़े मारने के लिए लाया जाता है, तब 2 मिनट्स 44 सेकंड्स तक किसी तरह का म्यूजिक नहीं है, सिर्फ साउंड्स है। गाड़ी की आवाज, राम के चलने की आवाज, भीम के बेड़ियों की आवाज, और फिर कोड़े मारने की आवाज।
इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक का सबसे बेस्ट पार्ट साइलेंस इसके लिए है क्योंकि सबसे एक्सट्रीम इमोशनल मोमेंट्स में ये फिल्म साइलेंस का यूज करती है। जब राम के माँ और भाई को गोली मारी जाती है तब भी ये फिल्म साइलेंस का यूज करती है। और जब राम भीम को कोड़े मार रहा है तब भी मेकर्स साइलेंस का ही यूज करते हैं जो परफेक्टली वर्क होता है। आगे राम को पूरी तरह रियलाइज हो जाता है कि उसे भीम को बचाना होगा और इस सब में जब राम पकड़ा जाता है और स्कॉट उसे देखने आता है तब राम के स्क्रीन पर आते ही वो ट्रैक शुरू हो जाता है जो फिल्म की शुरुआत में आया था। एग्जैक्टली 2 घंटे 14 मिनट्स और 42 सेकंड्स के पहले। जब सीता भीम को राम के बारे में बताती है ब्रिटिश के लिए पुलिस इंस्पेक्टर का काम करती है। तब हम वो सीन देखते हैं जहां पर राम को अपने ही पिता को गोली मारनी पड़ी थी। ये किसी भी कैरेक्टर के लिए बहुत ही एक्सट्रीम इमोशनल सिचुएशन है। तब जननी जैसा साइलेंट और सूदिंग ट्रैक आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं साइलेंस ही कंसिडर होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, इस फिल्म का जो मेन विलन है स्कॉट, उसे किसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। शुरुआत में वो जब दिखता है तब भी कोई म्यूजिक नहीं है। जब भीम पकड़ा जाता है तब भी वो कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर आता है और कोई स्पेशल थीम नहीं बजती। जब राम के पिता का कैरेक्टर स्कॉट के बारे में बताता है तब भी सिर्फ उसके एंट्री पर इतना ही साउंड बजता है। जब स्कॉट राम को भीम को कोड़े मारने का ऑर्डर देता है तब भी कोई म्यूजिक नहीं है। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की सोचे भी ना। जब स्कॉट राम को जेल में देखने के लिए जाता है तब भी राम का ट्रैक प्रायोरिटी में चलता है और जब स्कॉट डायलॉग बोलता है तब बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है। Let's see how you move after this. जब एंड सीक्वेंस शुरू होता है तब मेकर्स एक बहुत ही सुपर्ब चीज करते हैं। ये अब आप कहेंगे कि इसमें इतना क्या खास है, तो इस पॉइंट तक फिल्म सिर्फ भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स और वेस्टर्न क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मिक्स यूज करती है। लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक गिटार, जो पूरी फिल्म में इस पॉइंट से पहले यूज नहीं होता। इसके साथ वेस्टर्न ड्रम्स भी आते हैं। दोस्ती वाला ट्रैक भी फुल पावर में चलता है। यहाँ पर भी स्कॉट आता है और फिर से म्यूजिक बंद। क्या हो रहा है? लेकिन ये साइलेंस आगे आने वाले ट्रैक के लिए ट्रांजिशन का काम करता है। अंधाधुंध पीछा मत करो, स्पेशल फोर्सेस को साथ लेकर जाओ। जिस राम को हमने पूरी फिल्म में अंग्रेजों की वर्दी पहने हुए देखा है वो राम अब बदल चुका है। इतने दिनों से वो खुद को छुपाए हुए था और अब वो अपने असली रूप में सामने आया है। और पहले वाले जो भी म्यूजिक ट्रैक हैं वो अब इस राम को रिप्रेजेंट नहीं करते। सेम ही ट्रैक में भीम का भी मेंशन होता है। और एक पॉइंट पर राम और भीम साथ में मेंशन होता है। उसके साथ दोस्ती वाला ट्रैक भी एकदम वीर रस में बजता है। आगे ये बैकग्राउंड स्कोर की रोलर कोस्टर राइड फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग के साथ खत्म होती है। Lord,